नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्ष यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सीखते हैं पूरे जुनून और समझदारी के साथ। मैं हूं सुशील कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा का विकास भाग 2, जिसके अंतर्गत हम अपभ्रंश तथा अपभ्रंश से निकली जो बोलियां हैं, भाषाएं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले इसके पहले हम जो आर्य भाषाएं हैं, संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये सारी हम भाषाएं पढ़ चुके हैं। अब आज हम शुरू करेंगे अपभ्रंश से। अगर अपभ्रंश की बात की जाए तो अपभ्रंश प्राकृत की उत्तरकालीन अवस्था है, जिसमें अपभ्रंश को पहले तो 6 लेकिन वर्तमान में 7 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहली क्या है, सौरसेनी अपभ्रंश है, दूसरी मागधी अपभ्रंश है, तीसरी अर्धमागधी है, फिर महाराष्ट्री है, ब्राचड़ है और पैसाची है। इसके बाद एक नई अपभ्रंश है जिसको खस अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, खस अपभ्रंश कहते हैं। इस खस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी आती है। ठीक है, इस खस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी को रखा गया है। ठीक है, जो इसमें पहले सौर श्रेणी में रखा गया था उसको खस अपभ्रंश में रखा गया है। तो अगर सौर श्रेणी अपभ्रंश की बात करें तो सौर श्रेणी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती। मागधी अपभ्रंश में बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी आती है। ब्राचड़ अपभ्रंश में सिंधी आती है। पैसाची अपभ्रंश में लहदा और पंजाबी आती है। चलिए अब इनके बारे में, प्रत्येक अपभ्रंश के बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं। इसमें से एक चीज़ बता दें तो जो इसमें से है, इसमें से हमें कौन कौन सी विशेषताएं पढ़नी है, जिसमें से ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये जो भाषाएं हैं इनको हमें विस्तृत पढ़ना है। नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 राजस्थानी, नंबर 3 पहाड़ी, नंबर 4 बिहारी, नंबर 5 पूर्वी। ये 5 भाषाएं जो हैं ये हमें विस्तृत पढ़ना है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले सौर सैनी की बात करते हैं। तो सौर सैनी के अंतर्गत तीन उप बोलियाँ हमें पढ़नी है। एक कौन सा है? पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी हिंदी, तीसरी पहाड़ी हिंदी। इसके अलावा और भी एक गुजराती आती है, लेकिन गुजराती हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए उसे हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब अगर पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी 2 प्रकार की होती है। एक क्या है, आकार बहुला है, और दूसरी ओकार बहुला है। इसकी बोलियां 2 प्रकार की पाई जाती हैं, एक में आकार बहुला और दूसरी ओकार बहुला। आकार बहुला में वे भाषाएं होती बोलियां हैं जिसके अंत में आक आता है। ठीक है, ओकार बहुला वे होती है जिनके अंत में ओ आता है। ठीक है, तो आकार बहुला में क्या है, कौरवी, हरियाणवी या बांगरू भी बोलते हैं, दक्खनी। कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं, कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं। ठीक है, कौरवी यानी खड़ी बोली। ठीक है, तो इनमें ये सब क्या है, ये आकार बहुला है, इनके अंत में आ की आवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, ओकार बहुला में कौन आता है, ब्रज भाषा हो गया, बुंदेली हो गई और कन्नौजी। ये ओकार बहुला भाषाएं होती है। अब राजस्थानी हिंदी की बात करें तो ये टवर्ग बहुला होती है। इन भाषाओं में टा वर्ग की अधिकता रहती है। जैसे इसके अंतर्गत कौन आ जाएंगी, राजस्थानी में 4 बोलियां आती है। राजस्थानी की मुख्यतः 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ये जैसे राजस्थान है, राजस्थान के 4 हिस्से हैं ना, तो 4 हिस्से हैं। इधर क्या पड़ता है, जयपुर पड़ता है, तो इधर जयपुरी हो जाएगी। ठीक है, ये पूर्व साइड में क्या है, जयपुर पड़ता है, जयपुरी हो जाएगी। और इधर पश्चिम साइड में क्या पड़ता है,
मारवाड़ प्रथा इधर हो जाएगी मारवाड़ी, ठीक है, ये मारवाड़ी का क्षेत्र हो जाएगा, ये मेवाती का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे वाला मालवी का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, ये मालवी का क्षेत्र हो जाएगा। अब अगर पहाड़ी हिंदी की बात करें तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दो भाषाएं आती हैं, दो बोलियां आती हैं, एक कुमाऊनी एक गढ़वाली, ये पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे देखते हैं। अब अगर अर्धमागधी अपभ्रंश की बात करें तो इसमें इसकी एक उपबोली है पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश की एक उपबोली है जिसके अंतर्गत 3 बोलियां आती है, उपभाषा है, ठीक है, पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती है, एक अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब अगर मागधी अपभ्रंश की बात करें तो ये इसमें बिहारी हिंदी आती है, इसकी भी 3 उपबोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थानी हिंदी उपभाषा जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थानी हिंदी उपभाषा जो है ये राजस्थान, मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्र तक फैली है। इसको लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं, यानी राजस्थानी जो हिंदी भाषा है इसको लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं। ये टावर्ग बहुला है, मराठी की ला ध्वनि भी प्रयुक्त होती है, इसमें ये वाली मराठी की ला ध्वनि प्रयुक्त होती है। इसमें पुल्लिंग एक वचन ओकारांत होते हैं, जैसे हुक्को, तारो आदि, ये क्या ओकारांत, ओ अंत में क्या होगा, ओ आएगा, ठीक है। इसमें परसर्ग के स्थान पर नय तथा से परसर्ग के स्थान पर सु का प्रयोग होता है। इसमें को परसर्ग, जहाँ पर को परसर्ग होगा वहाँ पर को परसर्ग के स्थान पर नय तथा से परसर्ग के स्थान पर सु का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत 4 उपबोलियां आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में अंत में आ का प्रयोग होता है, जैसे तारा, राता आदि, ठीक है। यानी कि इसमें जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के शब्द जो होते हैं उनको अगर बहुवचन बनाना है तो उनके अंत में क्या कर देते हैं, आ का प्रयोग कर देते हैं, जैसे तार को तारा, रात को राता, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आ मतलब अंत में आ प्रयोग हो जाता है, ठीक। अब अगर इसके अंतर्गत जो बोली है मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है, ठीक है। राजस्थानी हिंदी की चारों बोलियों में मारवाड़ी प्रमुख बोली है। यह पश्चिमी राजस्थान तथा पाकिस्तान के सिंध राज्य के पूर्वी भाग में बोली जाती है। मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, थली, शेखावटी आदि मारवाड़ी की प्रमुख बोलियां हैं। ये याद रखना, क्योंकि आजकल एनटीए क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बहुत डीपली पूछता है और उसकी जो उपबोलियां हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको याद रखना। जो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं वो क्या हैं, मेवाड़ी है, सिरोही है, बागड़ी है, थली है, शेखावटी आदि हैं, जो मारवाड़ी की क्या है, प्रमुख उपबोलियां हैं। पुरानी मारवाड़ी को ही क्या कहा जाता है, डिंगल। ये पूछ लेगा डिंगल किसे कहते हैं, तो क्या है, पुरानी मारवाड़ी। पुरानी या पूछ लेगा पुरानी मारवाड़ी को क्या कहते हैं, डिंगल कहा जाता है, ठीक है। उद्यतन सूर्यकृत कुवलय माला कहा में मरुभाषा नाम से मारवाड़ी का उल्लेख हुआ है। पूछेगा मारवाड़ी का उल्लेख कहाँ से हुआ है, तो उद्यतन सूर्य की कुलवय माला कहा में मरुभाषा नाम से मारवाड़ी का उल्लेख हुआ है। आदिकालीन चारण कवियों द्वारा वीर गाथा काव्य इसी शैली में लिखे गए हैं। अगर पूछा गया कि वीर गाथा जो काव्य किस शैली में लिखा गया है, तो इसी शैली में लिखा गया है, ठीक है। मारवाड़ी बोली लोक साहित्य की दृष्टि में बहुत समृद्ध है। इसमें श्रृंगार, वीर, भक्ति तथा नीतिपरक साहित्य का भंडार है। मारवाड़ी में देशज तथा तद्भव शब्दों की बहुलता है, जैसे डिकारो, यानी डिकारो किसको कहते हैं, पुत्र को,
करसो, करसो किसे कहते हैं? किसान को। और गंडक, गंडक किसे कहते हैं? कुत्ता को। माची, माची किसे कहते हैं? खाट को, जिसे खटिया कहते हैं, ठीक है। जीमड़ो, जीमड़ो भोजन करने वाले को जीमड़ो कहा जाता है, आदि, ठीक है। आगे चलते हैं कि मीरा के पदों में, देखो मीरा के पद कहीं ब्रजभाषा और कहीं मारवाड़ी में हैं, ठीक है। पहले मारवाड़ी की लिपि क्या थी? महाजनी थी, किंतु अब यह क्या हो गई? देवनागरी में लिखी जा रही है। पहले इसकी लिपि क्या थी? महाजनी थी, और अब क्या है? अब देवनागरी हो गई। मारवाड़ी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चुरू, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में। ये इतने इसके क्षेत्र हैं जहाँ पर ये मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें जयपुरी या ढूढ़ाड़ी। तो जयपुरी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है, ठीक है। जयपुरी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। यह पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बोली जाती है। जयपुरी क्या हमने बताया था? स्टार्टिंग में बताया था कि ये कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, तथा इसका केंद्र क्या है? जयपुर, इसका केंद्र जयपुर है, ठीक। जयपुर का पुराना नाम ढूढ़ाड़ है, इस कारण से जयपुरी को ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं। ढूढ़ाड़ी शब्द ढूढ़ शब्द से बना है। किससे बना है? ढूढ़ाड़ी शब्द किससे बना है? ढूढ़, जिसका अर्थ होता है टीला। इस इलाके में टीलों की अधिकता है। हड़ौती, तोरावटी, काठंडा, चौरासी, अजमेरी, जयपुरी, जयपुरी की उपबोलियाँ। जयपुरी की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? हड़ौती हो गई, तोरावटी हो गई, काठंडा हो गई, चौरासी, अजमेरी, ठीक है। हड़ौती इसकी प्रमुख उपबोली है, जो कोटा, बूंदी, बारन और झारवाड़ में बोली जाती है। जयपुर की मुख्य उपबोली कौन सी है? प्रमुख उपबोली कौन सी है? हड़ौती है, ठीक है। ये पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है। इस इलाके में एक समय पर हाड़ा राजपूतों का प्राधान्य था, जिस कारण उनकी बोली का नाम हड़ौती पड़ा, ठीक है। जिस कारण उनकी बोली का नाम हड़ौती पड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं कि हड़ौती पर मेवाड़ी और मालवी का प्रभाव दिखाई देता है। हड़ौती पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? मेवाड़ी और मालवी का। ढूढ़ाड़ी में गद्य तथा पद्य साहित्य का प्रचुर भंडार है। ढूढ़ाड़ी में भी गद्य तथा पद्य साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया है। संत कवियों में दादू तथा उनके शिष्यों ने ढूढ़ाड़ी में ही रचनाएं की हैं, ठीक है। संत कवियों में दादू और उनके शिष्यों ने ढूढ़ाड़ी में ही रचनाएं की हैं। अब अगर मालवी की बात की जाए तो मालवी जो है, मालवी दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है। इसका विस्तार राजस्थान के झालवाड़ से मध्य प्रदेश के मालवा इलाके तक है, ठीक है। लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा। इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं, ठीक है। मालवी बोली का अधिकांश क्षेत्र कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में है, किंतु इसकी भाषागत विशेषताओं के कारण इसे राजस्थानी में रखा जाता है। मालवी को बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का पुल माना जाता है। सोंडवाड़ी, रांगड़ी, पाटवी, रतलामी आदि मालवी की मुख्य उपबोलियां हैं। आगे चलते हैं। इसमें शब्द के शुरू के अक्षर में स्वर का दीर्घीकरण किया जाता है। जैसे लकड़ी को क्या कहते हैं? लाकड़ी। कपड़ा को कापड़ा आदि कहते हैं, ठीक है। ए तथा औ के स्थान पर ए तथा ओ का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कि आय के जगह पर ए और औ की जगह पर ओ का प्रयोग होता है। मालवी के प्रमुख सर्वनाम हैं के यानी कौन, कीने यानी किसने, के मतलब क्या आदि, ठीक है। कारकों में कर्म के साथ खे तथा करण के साथ ती का प्रयोग होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से? उज्जैन है, इंदौर है, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद,
प्रतापगढ़, गुना। ठीक है, ये जो इसकी बोली के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आती है मेवाती। अगर मेवाती की बात करें तो मेवाती बोली मऊ जात के निवास स्थान मेवात के क्षेत्र की बोली है। मेवाती राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके में बोली जाती है, यानी ऊपर की साइड में ये मेवाती। ठीक है, ये मेवाती का क्षेत्र है, ये जयपुरी का हो गया। ठीक है, ये मारवाड़ी का हो जाएगा और ये मालवी का था। ठीक है, ये मालवी का। यह राजस्थानी की पश्चिमी हिंदी के बीच सेतु की भूमिका निभाती है। ठीक है, मेवाती एक मिश्रित उपबोली अहीरवाटी है, यानी अहीरवाटी किसे कहते हैं? मेवाती को अहीरवाटी भी कहा जाता है। अहीरवाटी गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र आदि में बोली जाती है। अहीरवाटी को बांगरू या हरियाणवी और मेवाती के बीच की बोली माना जाता है। अहीरवाटी को बांगरू यानी हरियाणवी और मेवाती के बीच की बोली माना जाता है। मेवाती की हरियाणवी से निकटता प्रायः विद्वानों ने स्वीकार की है, यानी विद्वान हुए स्वीकार करते हैं कि मेवाती और हरियाणवी जो है ये प्रायः बिल्कुल निकटतम बोलियां हैं। राठी, नहरे, कठर, गुजरी आदि जो हैं ये मेवाती की अन्य उपबोलियां हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? अलवर है, गुड़गांव है, भरतपुर है। इसके प्रमुख क्षेत्र अलवर, गुड़गांव और भरतपुर है। ग्रियर्सन ने, अब आइए अगली है बिहारी हिंदी उपभाषा के बारे में बात करते हैं। इसकी कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, बिहारी और मैथिली। ठीक है, ग्रियर्सन ने 3 बोलियों को बिहारी हिंदी माना है। कौन कौन? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी हिंदी को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बिहारी हिंदी को फिर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन? पूर्वी बिहारी तथा पश्चिमी बिहारी। मैथिली और मगही पूर्वी बिहारी की बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, जबकि भोजपुरी पश्चिमी बिहारी की बोली है। ठीक है, मैथिली और मगही पूर्वी बिहारी की बोली है, जबकि भोजपुरी पश्चिमी बिहारी की बोली है। अब अगर भोजपुरी बोली की बात की जाए तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 1789 ईस्वी में काशी के राजा चेतन सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए हुआ था। यानी कि भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? 1789 ईस्वी में राजा चेतन सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए हुआ था। भोजपुरी का केंद्र बिहार प्रांत का भोजपुर जिला है। ठीक है, भोजपुर के ही नाम पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। ठीक है, बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। ये बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है, यानी कि बिहारी हिंदी की उपभाषा में सबसे अधिक जो कोई बोली बोली जाती है वो कौन सी है? भोजपुरी है। ठीक है, बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। ठीक है, अगर लोक प्रचलन की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी की ये सबसे बड़ी बोली मानी जाती है, यानी कि सर्वाधिक प्रचलन में ये भोजपुरी बोली है। ठीक है, आगे देखते हैं। भोजपुरी में लोक साहित्य का व्यापक भंडार है, यानी कि भोजपुरी में जो लोक साहित्य है बहुत अधिक है। इसमें लोकगीतों की समृद्ध मौखिक परंपरा चली आई है। भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी आदि देशों में यह अत्यधिक प्रचलित है। यानी कि भोजपुरी केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जो अन्य देश हैं जैसे मॉरिशस, फिजी, जो हिंदी भाषी देश हैं, वहाँ भी भोजपुरी अत्यधिक प्रचलित में है। ठीक है, भिखारी ठाकुर भोजपुरी के सबसे प्रसिद्ध लोक कवि और नाटककार हैं। इन्होंने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की है। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है?
भिखारी ठाकुर को, ठीक है। महेंद्र मिसिर भोजपुरी लोक साहित्य का अन्य बड़ा नाम है। इनके पूर्वी लोकगीत, विवाह के विदाई गीत तथा मुजरे अत्यंत लोकप्रिय हैं। किसके पूछेगा कि मुजरे किसके अत्यंत लोकप्रिय हैं, या विवाह गीत या विदाई गीत किसके अत्यंत लोकप्रिय हैं, तो किसके हैं, महेंद्र मिसिर के, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद तथा जयशंकर प्रसाद आदि साहित्यकार इसी क्षेत्र से संबंधित हैं, हालांकि उन्होंने साहित्य में इसका प्रयोग नहीं किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ये जितने भी बड़े साहित्यकार हैं ये सब इसी क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है। मगही की बात की जाए तो मगही या मागधी का अर्थ है मगध की भाषा, ठीक है। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है, ठीक है। बिहार का पटना जनपद मगही का केंद्र है। मगही का केंद्र क्या है, बिहार का पटना जनपद जो है वो मगही का केंद्र है। पटना की मगही उर्दू, भोजपुरी तथा मैथिली से प्रभावित है। यानी कि पटना की जो मगही है उसमें उर्दू, भोजपुरी और मैथिली ये सारे प्रभाव वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और मगही या मागधी का अर्थ है मगध की भाषा। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है, ये तो हो गया था। बिहार का पटना जनपद मगही का केंद्र है, ये भी हो गया था। यहाँ से मगही का परिनिष्ठित रूप गया जिले में प्रयुक्त होता है। यानी का जो मगही का जो परिनिष्ठित रूप है यानी शुद्ध मगही जो है वो कहाँ बोली जाती है, गया जिले में बोली जाती है। बिहार की सीमाओं का प्रभाव मगही पर भी पड़ता है। पश्चिमी सीमा की मगही भोजपुरी से, पूर्वी सीमा की मगही बंगाली से तथा दक्षिणी सीमा की मगही उड़िया से प्रभावित है, ठीक है। लोक साहित्य मगही में पर्याप्त, मगही भाषा में पर्याप्त उपलब्ध है। इसमें लोरिक और गोपीचंद के लोकगीत बहुत ही लोकप्रिय हैं। मगही में अधिकरण कारक में मो का प्रयोग तथा सर्वनाम में आप का प्रयोग होता है, ठीक है। मगही में अधिकरण भाषा में मो का प्रयोग होता है तथा सर्वनाम में आप का प्रयोग होता है, ठीक है। अब बात करें मैथिली की, तो मैथिली में क्या है, मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है। मिथिला भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व तथा मगध क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली या छिका छिकी और जोलहा मैथिली की 6 उपबोलियां हैं। कौन सी, उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली और छिका छिकी और जोलहा, ये मैथिली की 6 उपबोलियां हैं। साहित्य दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैथिली में आदिकाल से ही श्रेष्ठ साहित्य रचा जाता रहा है। जैसे आदिकाल में ही विद्यापति ने पदावलियों की रचना की है, जो किसमें है, मैथिली में है। ये मैथिली कोकिल विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली में की है। मैथिली, इसीलिए विद्यापति को क्या कहते हैं, मैथिली कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति को, ठीक है। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी बोलियां शामिल हैं, 22 बोलियां शामिल हैं, ठीक है। 22 बोलियों में एक मगही भी, एक मैथिली भी है, ठीक है। मैथिली भी बोली शामिल है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है। मैथिली में छा और ला ध्वनियों का अत्यधिक प्रयोग होता है। एक वचन और बहुवचन रूपों में अंतर दिखाने के लिए सब, सबही, लोकन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कि एक वचन और बहुवचन रूपों में अंतर दिखाने के लिए सब की जगह पे सबही और लोकन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैथिली में प्रयुक्त सर्वनाम है, अहाँ, ओकर, एकर आदि हैं। सर्वनाम है, सर्वनाम कौन कौन से हैं, अहाँ, ओकर, एकर आदि। इसकी क्रियाओं में कोई लिंग भेद नहीं होता है। अब बात करें पूर्वी हिंदी उपभाषा, इसके अंतर्गत भी
3 बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। प्राचीन समय में जिस क्षेत्र को उत्तरी कोसल तथा दक्षिणी कोसल कहा जाता था, वही क्षेत्र पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। इसकी सीमाओं का निर्धारण कानपुर से मिर्जापुर तथा लखीमपुर से बस्तर तक किया जाता है। ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब अगर अवधी बोली की बात की जाए तो ये क्या है, मध्य देशी अवहट्ट से अवधी का उदय माना जाता है। अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध यानी अयोध्या का तद्भव रूप है। अवध अयोध्या का तद्भव रूप है। लखनऊ मंडल के जनपदों में ही सामान्यतः इसका प्रयोग होता है। हरदोई अपवाद है। अधिकतर लखनऊ मंडल में ही इसका प्रयोग होता है, लेकिन कुछ जो है हरदोई में भी इसका प्रयोग होता है, जो अपवाद के रूप में है। इस बोली के लिए कोसली, बैसवाड़ी शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कि जो अवधी है इसको और क्या कहा जाता है, कोसली और बैसवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कोसल अवध का पुराना नाम था, अतः वहाँ की बोली कोसली कहलाई। ठीक है। अवध के क्षेत्र में बैस राजपूतों का वर्चस्व था और उनकी बोली बैसवाड़ी कहलाई। बैसवाड़ी रायबरेली और उन्नाव के बीच के हिस्से में बोली जाती है। प्राकृत पैंगलम में पुरानी अवधि के रूप मिलते हैं। पंडित दामोदर शर्मा कृत उक्त व्यक्ति प्रकरण में यह कोसली के रूप में मिलती है। कुवलय माला कहा में उद्यतन सूर्य ने कोसली का प्रयोग देसी भाषा के रूप में किया है। बैसवाड़ी, मिर्जापुरी तथा बधौनी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवधि की ही मुख्य उपबोलियां हैं। ठीक है। तो अवधि की मुख्य उपबोलियां कौन सी है, बैसवाड़ी है, मिर्जापुरी है, बधौनी है। ये किसके अनुसार, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरिशस, दुबई आदि देशों में कुछ लोग अवधि में बातचीत भी करते हैं। ठीक है। अवधि के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रारंभ से 1400 ईस्वी तक, आदिकाल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी थे, मध्यकाल 1700 ईस्वी से अब तक यानी कि आधुनिक काल तक अवधि का प्रयोग किया जाता है। मध्यकाल में अवधि ने प्रौढ़ता को प्राप्त किया। अवधि के 2 सबसे बड़े कवि तुलसी और जायसी इसी काल में हुए। ठीक है। तुलसी ने अवधि को गांव की भाषा कहा है। तुलसी ने अवधि को गांव की भाषा कहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गिरा ग्राम सिया राम जस गाँव ही सुनई सुजान, यानी कि गिरा ग्राम यानी जो ये भाषा है कैसी है, गांव की भाषा है। ठीक है। ये रामचरितमानस में चौपाई आती है, दोहे का है। ठीक है। बघेली, बघेली की बात करें तो ये भी अर्धमागधी की बोली है। बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेली राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेल खंड कहलाया और यहाँ पर बोली जाने वाली बोली बघेल खंडी या बघेली कहलाई। रीवा नदी के क्षेत्र में उद्भव के कारण बघेली को क्या कहते हैं, रिवाई भी कहते हैं। ये याद रखना, बघेली का अन्य नाम क्या है, रिवाई है। ठीक है। बघेली का अन्य नाम रिवाई है। जुडार, गहोरा तथा तिरहारी बघेली की उपबोलियां हैं। और जुडार, गहोरा तथा तिरहारी क्या हैं, ये बघेली की उपबोलियां हैं। ये रिवाई जो है, ये रिवाई बघेली का दूसरा नाम है, लेकिन ये जो है ये इसकी उपबोलियां हैं। अगर उपबोलियों की बात की जाएगी तो क्या आएगी, जुडार, गहोरा तथा तिरहारी। लेकिन अगर इसके दूसरे नाम की बात की जाए तो रिवाई है। ठीक है। बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधि की ही एक उपबोली मानते हैं। ठीक है। बघेली को दक्षिणी अवधि भी कहा जाता है। अवधि और बघेली में बहुत सी समानताएं हैं। लोक साहित्य की दृष्टि से बघेली संपन्न बोली है, परंतु इसमें लिखित साहित्य का अभाव सा है। ठीक है। यानी कि इसमें लिखा गया साहित्य बहुत कम है, बहुत कम साहित्य लिखा गया है। रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित परम धर्म निर्णय
बघेली बोली की महत्वपूर्ण कृति। ठीक है। परम धर्म निर्णय किसकी रचना है? रीवा के नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह की, जो किस भाषा में है? बघेली भाषा में, बघेली बोली में लिखी गई। ठीक है। बघेली में सामान्यतः आरंभिक स्वर का लोप रहता है तथा व्यंजनों में वा का मा और वा का बा मिलता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ी, अगर छत्तीसगढ़ी की बात करें तो छत्तीसगढ़ी का उदय अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। छत्तीसगढ़ी बोली वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है। इतिहास में इस क्षेत्र को दक्षिणी कौशल भी कहा गया है। छत्तीसगढ़ को लरिया या छत्तीसगढ़ी को लरिया या खलटारी भी कहते हैं। ये किसको, ये इसके अन्य नाम है। ठीक है। उपबोलियां नहीं है, इसके अन्य नाम है। ठीक है। सरगुजिया, सदरी, बैगानी, बिंझवाली इसकी मुख्य उपबोलियां हैं। मुख्य उपबोलियां कौन सी है? सरगुजिया है, सदरी है, बैगानी और बिंझवाली, ये इसकी उपबोलियां हैं। और लरिया खलटारी के हैं इसके अन्य नाम हैं। भोजपुरी, मगही, बघेली, मराठी, उड़िया भाषी क्षेत्रों से घिरा होने के कारण इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ी पर देखा जा सकता है। यानी कि जो छत्तीसगढ़ है वो भोजपुरी, मगही, बघेली, मराठी, उड़िया आदि भाषाई क्षेत्रों से घिरा होने के कारण छत्तीसगढ़ी पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ी में कुछ शब्दों में महाप्राणीकरण का प्रचलन दिखाई देता है। जैसे इलाका को क्या कहते हैं? इलाखा। ठीक है। इलाका को क्या कहते हैं? इलाखा। इसमें अघोषीकरण की प्रवृत्ति मिलती है। जैसे शराब को शराब कहते हैं। ठीक है। शराब, शराब को क्या बोलते हैं? शराब। खराब को क्या बोलते हैं? खराब। बंदगी को क्या बोलते हैं? बंतकी, बंदकी। ठीक है। आदि। इसमें सा के स्थान पर छा तथा छा की जगह पर सा बोला जाता है। जैसे सा को छा कहते हैं और छा को क्या बोलते हैं? सा कहते हैं। ठीक है। यानी उल्टा प्रयोग होता है। जैसे सीतापुर को क्या बोलते हैं? छीतापुर। और छेना को क्या बोलते हैं? सेना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? एक मिनट, अभी तो है। हो गया। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे की क्लास। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे अगले क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है। तो साथियों, ये था हिंदी भाषा का विकास का भाग 2। भाग 3 में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की और हिंदी भाषा में जो अन्य विकास हुए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्या समझ आया। और पीडीएफ के लिए, हाँ, सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर से जुड़ना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिलती है, क्लास की सारी जानकारी दी जाती है, और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है। तो जिसके लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसके जो पहला भाग जो है, पहले भाग की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के अवश्य देख लें। ठीक है। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं तक। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ज्ञानवर्ष लर्न विद पैशन के साथ। धन्यवाद।